वॉर के बीचों बीच ट्रंप का डंका बजने के बाद अब नेतन्याहू का भी डंका बजना शुरू हो चुका है एंड इजराइल के लोगों को समझ में आ चुका है कि नेतन्याहू और उनकी सरकार कैसे वहां के लोगों को चूना लगा रही है। सड़क पर लोग नेतन्याहू के मिनिस्टर्स के ऊपर चिल्ला रहे हैं, लेकिन फिर भी मजाल है जो नेतन्याहू का गधापन यहां पर कम हो जाए। दिखाऊंगा आपको प्रोटेस्ट कैसे चल रहा है एंड गधापन कैसे चल रहा है। इसी के साथ बात करेंगे कि कैसे धुरंधर के आने के बाद हम लोग सिलेंडर को भूल चुके हैं, लेकिन दोनों ही चीजों में हमें चूना लगा दिया गया है। सब कुछ आपको दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर, बट शुरुआत करना चाहता हूं डोनाल्ड ट्रंप के साथ। डोनाल्ड ट्रंप ने अब ईरान को 48 आवर्स का अल्टीमेटम दिया। ये कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दो, नहीं तो हम आपके पावर प्लांट्स के ऊपर अटैक करेंगे। अब ये अलग बात है कि इससे पिछले पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हमारा मिशन कंप्लीट हो चुका है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना हमारा काम नहीं है। अरे चाचा डिसाइड कर लो, ये कौन सी कंफ्यूजन की गोली खा रहे हो। पूरी दुनिया इस टाइम पर जानना चाहती है कि डोनाल्ड ट्रंप कौन से ब्रांड का गोबर खाते हैं जो 4-4 घंटे में इनके स्टेटमेंट्स यहां पर बदल रहे हैं। इनफैक्ट कुछ लोग यहां पर इस चीज को डोनाल्ड ट्रंप का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी कह रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये कोई साइकोलॉजिकल वॉरफेयर नहीं है, क्योंकि इतना तो दिमाग डोनाल्ड ट्रंप पे है ही नहीं कि वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कर पाए। डोनाल्ड ट्रंप एक पागल बुड्ढा है जो नेतन्याहू के इशारों पे पपेट इस टाइम पर बना हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप को एक दिन रियलाइज होता है कि यार मेरी हालत खराब हो चुकी है वॉर के अंदर और डीएस्केलेशन कर लेना चाहिए। इनफैक्ट खुद अनवाइंड करने की बात करता है डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन उसके बाद पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप को नेतन्याहू कौन सी फाइल दिखाता है कि डोनाल्ड ट्रंप को फिर से चाबी लग जाती है। 4-4 घंटे में चाबी लग रही है, फिर डोनाल्ड ट्रंप की बैटरी डाउन हो रही है। बट दूसरी तरफ ईरान भी यहां पर पीछे नहीं हट रहा है और डोनाल्ड ट्रंप के 48 आवर्स अल्टीमेटम पे ईरान ने यहां पर मजाक तो उड़ाई है डोनाल्ड ट्रंप की। एंड डोनाल्ड ट्रंप के 48 आवर्स अल्टीमेटम पे अराक्ची का स्टेटमेंट आपको दिखाना चाहता हूं। अराक्ची का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है ही नहीं। शिप्स हेजिटेट बिकॉज इंश्योरर्स फियर द वॉर ऑफ चॉइस यू इनिशिएटेड, नॉट ईरान। सीधा सीधा डोनाल्ड ट्रंप के सर पर ही सारा ठीकरा फोड़ दिया है, जो कि एक्चुअली में ट्रूथ भी है। एंड इसके अलावा ईरान के मिलिट्री के लोग जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की मौकरी इस टाइम पर कर रहे हैं। क्या फायदा हुआ डोनाल्ड ट्रंप एहतराम, you are fired. You are familiar with this sentence. Thank you for your attention to this matter. The central headquarters of Khatam al-Anbiya. हे ट्रंप यू आर फायर्ड। ट्रंप की एक्चुअली में आदत है हर चीज को बोलना यू आर फायर्ड, यू आर फायर्ड, और अब ट्रंप को ही यू आर फायर्ड यहां पर बोला जा रहा है, मॉक किया जा रहा है। एंड साथ में डोनाल्ड ट्रंप हर ट्वीट के एंड में लिखता है थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर, और वही चीज यहां पर मॉकरी में बोली जा रही है। काफी बेइज्जती हो चुकी है इंटरनेशनल वाली। बट इसी के साथ आपको दिखाना चाहता हूं नेतन्याहू ये भी अपनी लंका लगवाने में पीछे नहीं है भाई। ये अपने आप को दिखाता था कि इतना इंटेलिजेंट हूं, मैं सबसे आगे हूं, मैं बहुत तेज हूं, बहुत चालाक हूं। एंड अब भाई साहब यहां पर अपना मुंह छुपाते हुए फिर रहे हैं। एंड आपको बताना चाहता हूं इस साल इलेक्शन है पीएम के लिए इजराइल में, और नेतन्याहू की हालत खस्ता हो चुकी है इलेक्शन से पहले। इजराइल के लोग समझ चुके हैं कि ये हमें बेवकूफ बना रहे हैं। एंड आपको दिखाना चाहता हूं एक महिला जो कि चिल्ला रही है नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर बेन ग्वीर के ऊपर। ये नेतन्याहू के मिनिस्टर हैं एंड ये कह रही है यू बेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल द डेथ्स। जितनी भी मौतें हो रही हैं उसके लिए आप जिम्मेदार हो। अबे इंडिया वालों से सीखो, अपने नेताओं को कुछ नहीं बोलना चाहिए। इलेक्शन से कुछ महीनों पहले आपके देश के ऊपर मिसाइलों की बरसात हो रही है, उसके बीच में लोग समझ चुके हैं कि आप बेवकूफ बना रहे हो और आपके मंत्रियों के ऊपर मुंह पे चिल्ला रहे हैं। तो इलेक्शन में आपका क्या होगा आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ऑल्सो लोग इसलिए भी समझ चुके हैं कि नेतन्याहू बेवकूफ बना रहे हैं क्योंकि थोड़े दिन पहले नेतन्याहू ने कहा था कि हम ईरान की मिसाइल मेकिंग कैपेसिटी खत्म कर चुके हैं, यानी कि उनका असला वगैरह खत्म कर चुके हैं। एंड अभी की सिचुएशन यहां पर है कि ईरान ने 75th वेव ऑफ अटैक यहां पर लॉन्च करे हैं इजराइल के ऊपर, एंड काफी बुरी हालत है इजराइल की। इनफैक्ट रिसेंटली ईरान ने इजराइल के डिमोना पे और अरद के ऊपर मिसाइल्स दागे थे, एंड डिमोना में 59 लोगों की और अरद में 80 लोगों की कैजुअलिटीज यहां पर बताई जा रही है, जबकि ऑफिशियल आंकड़े अभी तक इसमें सामने नहीं आया है। लेकिन हालत कितनी बुरी है आप देख सकते हो। अब दिमोना और अरद में जो मिसाइल अटैक हुआ जो कि ईरान ने किया, वो एक्चुअली में एक रिटेलिएशन था जो कि इजराइल के द्वारा किया गया था ईरान पे उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर। लेकिन इजराइल के ऊपर ये जो मिसाइलें गिरी और इस रिस्पॉन्स को देखने के बाद एक क्वेश्चन सबके दिमाग में खड़ा हो रहा है कि आखिरकार आयरन डोम कहां चला गया,
आयरन डोम जिसकी तारीफें यहां पर बैठे रूबिका लियाकत जैसे लोग भी कर रहे थे, वो आयरन डोम इस वॉर सिनेरियो में पूरी तरीके से फेल हो चुका है। इसके कुछ रीजंस हैं जो इस टाइम पर एक्सपर्ट्स भी यहां पर बता रहे हैं। आयरन डोम के फेल होने का पहला रीजन है कि ईरान की तरफ से बहुत हेवी अटैक्स यहां पर किए जा रहे हैं, मतलब एक साथ बहुत सारे मिसाइल्स और ड्रोन्स यहां पर दागे जा रहे हैं इसराइल के ऊपर, एंड आयरन डोम को प्रोसेस करने का इन सब चीजों को टाइम ही नहीं दिया जा रहा। लेकिन तारीफें तो आयरन डोम की ऐसे करी गई थी जैसे ये कोई 56 इंच है। दूसरा रीजन यहां पर आयरन डोम के फेल होने का ये है कि यहां पर क्लस्टर वॉरहेड्स बनाए जा रहे हैं, यानी कि एक मिसाइल उसके आगे क्लस्टर वॉरहेड लगाया जाता है जो कि बहुत सारे बॉम्बलेट्स छोटे छोटे में डिवाइड हो जाता है इन एयर ही, और उसके बाद उन छोटे छोटे बॉम्बलेट्स को इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। काफी सारे अगर इंटरसेप्ट हो भी जाए तो बहुत सारे अपने टारगेट को हिट जरूर करते हैं, एंड इस वजह से भी आयरन डोम यहां पर किसी काम का नहीं रहा। एंड तीसरा रीजन जो कि इजराइल की तरफ से बताया जा रहा है वो है बर्न रेट, यानी कि जो एरो सिस्टम और आयरन डोम यहां पर इंटरवीन करने के लिए यूज किया जाता है और डिफ्यूज करने के लिए मिसाइल्स को यूज किया जाता है, उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू ईरानियन ड्रोन्स या फिर ईरान की जो मिसाइल भी यहां पर दागे जा रहे हैं। तो इसलिए यहां पर बर्न रेट का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट इजराइल की तरफ से भी बताया जा रहा है कि वो लोग अपने इंटरसेप्टर्स को सेव कर रहे हैं जिससे कि बड़े बॉम्ब्स के लिए उनको यूज किया जा सके। लेकिन आखिरकार ऐसे आयरन डोम का क्या फायदा जो कि डिमोना में जो इनका न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर था सबसे बड़ा इजराइल का, उसको ही यहां पर ना बचा पाए। अगर इसको आयरन डोम का फेलियर ना बोला जाए तो और क्या बोला जाए। लेकिन नहीं भाई, इंडिया में कुछ भक्त ऐसे जिनके हिसाब से आयरन डोम ही सब कुछ है। इनफैक्ट कल रात को भी फॉक्स न्यूज ने यहां पर रिपोर्ट किया कि क्लस्टर स्टाइल मिसाइल्स यहां पर दागे गए हैं, वही क्लस्टर वॉरहेड्स देखे जा रहे हैं जो कि इजराइल की अलग अलग जगहों में रात भर यहां पर स्काईज में नजर आए हैं। अब ये सब देखने के बाद नेतन्याहू ऑन ग्राउंड निकल कर के आए, क्योंकि भैया इतना बड़ा अटैक हो चुका था और क्या बोलेंगे इलेक्शन के अंदर, पूरा सेंटिमेंट चेंज होता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। और नेतन्याहू ने उसके बीच में क्या किया, एज यूजुअल गधापन। नेतन्याहू ने यह कह दिया कि पिछले 48 घंटे में ईरान ने जो किया है, इससे साफ पता चलता है कि ईरान जो है वो सिविलाइजेशन के लिए कितना बड़ा खतरा है। If anyone needed an explanation of why Iran is the enemy of civilization and the enemy and the danger to the entire world, you got it in the last 48 hours. ईरान ने डिमोना और अरद पे जो अटैक किया उसके बाद भाई साहब यहाँ पर ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। अब वैसे अगर ऑफिशियल कैजुअलिटीज की यहाँ पर बात करी जाए तो 18 के आसपास यहाँ पर इजराइल में लोग मारे गए हैं अभी तक, ये ऑफिशियल की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। लेकिन दूसरी तरफ वॉर के पहले ही दिन जो मिनाद में अटैक किया गया था एलिमेंट्री स्कूल के ऊपर, वहां पर 176 लोगों की जान गई थी, एंड ज्यादातर जो है वो इनोसेंट बच्चे थे जिनको मारा गया था। तो आखिरकार उसका क्या, अगर नेतन्याहू के ही लॉजिक से चला जाए तो भैया इस हिसाब से तो इजराइल और ज्यादा बड़ा दुश्मन हो गया सिविलाइजेशन का। In the last 48 hours, they fired a terror weapon on civilians, on children. There's a children's nursery here. There's an old person's home here. Civilians, families, they fire terror weapons on civilians, and often they use cluster bombs, which are forbidden by international law. इनोसेंट लोगों को मारा जा रहा है, क्लस्टर बॉम्ब यूज करे जा रहे हैं जो कि इंटरनेशनल लॉ में एक बहुत बड़ा क्राइम है। इंटरनेशनल लॉ में क्राइम के बारे में इनको बहुत पता है। लेकिन नेतन्याहू खुद यहां पर क्या कर रहे हैं, लेबनान के ऊपर रिसेंटली व्हाइट फास्फोरस से अटैक यहां पर किया गया जो कि खुद यहां पर वॉर के अंदर एक अनलॉफुल चीज है, लेकिन नहीं, इनको यहां पर यही नजर आ रहा है कि देखो क्लस्टर वॉरहेड्स यूज किए जा रहे हैं। अबे शुरुआत किसने करी? इनफैक्ट इनोसेंट लोगों की बहुत ज्यादा यहां पर चिंता हो रही है, लेकिन मिनाब के एलिमेंट्री स्कूल की चिंता क्यों नहीं करी गई, अभी तक कोई भी नहीं बता रहा इनमें से। यानी कि नेतन्याहू बाहर आए एंड ईरान को कल्प्रेट दिखाने की कोशिश करी, लेकिन अपने आप को ही एक्सपोज करके अंदर वापस चले गए। इससे तो अच्छा भैया अपने एआई को भेज देते। अब इजराइल में नुकसान डेफिनेटली हो रहा है, लेकिन क्या सिर्फ इजराइल में नुकसान हो रहा है जैसे कि नेतन्याहू यहां पर दिखा रहे हैं? नहीं, डेफिनेटली नहीं। ईरान के तेहरान में भी काफी ज्यादा यहां पर नुकसान पहुंच रहा है एंड लोगों की जान लगातार वहां पर जा रही है। इनफैक्ट मिड मार्च के यहां पर आपको आंकड़े बता रहा हूं, 1000 के आसपास लोगों की जान ऑलरेडी ईरान में जा चुकी है। और दूसरी तरफ नेतन्याहू कह रहे हैं कि देखो ईरान कितना बड़ा कल्प्रेट है। Every night, the sound of warplanes reverberates across the city, followed by explosions that shake the windows of our hotel. इनफैक्ट ये कोई पहली बार यहां पर इजराइल ये चीज नहीं कर रही है। पिछले लगभग 2 साल से इजराइल सेम चीज गाजा के साथ कर रही है
एंड अलग अलग कंट्रीज के साथ भी यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन अब सडनली यहाँ पर इनको सिविलियंस की याद आ रही है, चिंता हो रही है और ये वॉर क्राइम्स के बारे में बात करने लग रहे हैं। तालियां हो जाए हिपोक्रेसी के लिए। अब वॉर में डेफिनेटली ये सब बहुत बड़ी न्यूज है, लेकिन इस टाइम पर हमारे लिए कंसर्निंग न्यूज ये होनी चाहिए कि यूके ने अपने एक न्यूक्लियर सबमरीन को यहाँ पर अरेबियन सी में भेज दिया है, जो कि इंडिया के बहुत ज्यादा पास। अब कहा यह जा रहा है कि ये डिफेंस के लिए भेजी गई, लेकिन एक न्यूक्लियर सबमरीन अरेबियन सी के अंदर है और हमारे को इसके बारे में चिंता नहीं होनी चाहिए। लेकिन नहीं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं धुरंधर के बारे में। इनफैक्ट वॉर का इंपैक्ट यहाँ पर पड़ना शुरू हो चुका है। तुम लोग जितना भी धुरंधर कर लो, सिलेंडर से बच नहीं पाओगे। एंड आपको दिखाना चाहता हूँ, फ्यूल प्राइसेस पे इंपैक्ट पड़ने वाला है 1 अप्रैल से। एविएशन मिनिस्टर ने ये बात बोली है एंड मोदी जी का फोटो नहीं लगाया गया, बस इससे ही समझ जाओ कि अब यहाँ पर पनौतियां लगने वाली हैं। पहले प्रीमियम पेट्रोल के प्राइसेस यहाँ पर बढ़ाए गए, जो कि काफी लोग यहाँ पर यूज करते हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग के बाद से। एंड अब यहाँ पर एविएशन फ्यूल के पैसे बढ़ाने की बात करी जा रही है, जिससे कि एयर फेयर में डेफिनेटली बढ़ोतरी होगी। एंड ऑलरेडी इंडियन गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक फ्लाइट्स के ऊपर से कैपिंग जो है उसको हटा दिया, तो डेफिनेटली यहाँ पर फ्लाइट की टिकट महंगी होने वाली है। लेकिन डेफिनेटली इससे उन लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा जो कि सिर्फ व्हाट्सएप पर ही पूरी दुनिया घूम करके आ जाते हैं। अब नेतन्याहू के भक्त चाहे जैसे भी हो, लेकिन मोदी जी के भक्त ऐसे नहीं है, इतनी इजीली मोदी जी का साथ नहीं छोड़ते। एक भक्त अंकल हैं जिनसे पेट्रोल पंप पे पूछा गया कि भैया पैसे बढ़ गए हैं, आप क्या कहना चाहोगे? तो भाई साहब ये कह रहे हैं कि देखो वॉर का माहौल है और हमारे को तो डिस्काउंट मिल रहा है। अबे ये डिस्काउंट है? अपने यहाँ तो 2 ही रुपए बढ़ रहे हैं, शायद ये कहीं और जो है अगर बाहर मोदी जी ना होते यहाँ पे तो 2 नहीं अब तक 50 रुपए बढ़ जाते। नहीं कोई बहुत अच्छा है, बढ़िया है जो है 2 रुपए बढ़ रहे हैं तो क्या हुआ, बाहर तो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ तो मोदी जी है, सबको सामान्य रूप से सब कुछ मिल रहा है। अगर मोदी जी नहीं होते तो ये पेट्रोल के दाम 50 रुपए बढ़ जाते हैं। अंकल रेडी रहो, 50 रुपए भी बढ़ सकते हैं। लेकिन जब 50 रुपए बढ़ेंगे तो अंकल ये कहेंगे अरे अगर मोदी जी नहीं होते तो 500 रुपए बढ़ जाते। और वैसे भी यार न्यूज वाले लोग, तुम गलत लोगों से क्वेश्चन पूछ रहे हो। मोदी भक्त 500 रुपए का भी पेट्रोल खरीद लेंगे, उसके बाद भी मोदी जी को वोट करेंगे। इनफैक्ट अगर पेट्रोल खरीदने के पैसे नहीं बचे तो फटी चप्पल पहन के घूम लेंगे, लेकिन मोदी जी को वोट करेंगे, उनको फर्क नहीं पड़ता। वैसे अगर फर्क नहीं पड़ता तो गवर्नमेंट को एक सजेशन देना चाहता हूं, सर प्लीज एक काम करिए, इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता, इनको 500 रुपए या फिर 1000 रुपए का पेट्रोल बेचो एंड हमारे को 10 रुपए का बेचो, क्योंकि हमें फर्क पड़ता है भाई। इसी के साथ देवेंद्र फडणवीस, इनका भी एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये कह रहे हैं कि आप इंडिया के हालत को मत देखो, ये देखो पाकिस्तान और श्रीलंका में कितनी बुरी हालत है। मतलब एआई की बात आएगी तो हम अपने आप को चाइना से कंपेयर करेंगे, लेकिन पेट्रोल और डीजल एलपीजी की बात आएगी तो हम पाकिस्तान श्रीलंका पे पहुंच जाएंगे। किससे कंपेयर करें? पड़ोसी देश पाकिस्तान की और श्रीलंका की हालत देखिए। वॉर के बाद उन्होंने ऑफिसेज बंद कर दिए, वर्क फ्रॉम होम कर दिया, उन्होंने स्कूल कॉलेज बंद कर दिए, पेट्रोल मिलना बंद हो गया, गैस मिलना बंद हो गया, सारी चीज़ें वहाँ समाप्त हो रही है। और ऐसे में भारत ने अपने जनजीवन पर कोई इसका परिणाम नहीं होने दिया है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है राहुल गांधी ये केवल अपने देश को कैसे बदनाम कर पाए, देश में अराजकता कैसी फैला पाए, इसका ही प्रयास करते रहते हैं, लेकिन ऐसे प्रयासों के कारण ही जनता उनसे दूर गई। पाकिस्तान ने वर्क फ्रॉम होम शुरू कर दिया। क्या देवेंद्र फडणवीस इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि इंडिया में वर्क फ्रॉम होम दोबारा नहीं शुरू किया जाएगा? यहाँ पर कुछ भी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जिस तरीके से एस्केलेशंस हो रही हैं, लेकिन नहीं, इनको अभी भी पाकिस्तान और श्रीलंका नजर आ रहा है। इनफैक्ट ये क्लियरली विजिबल है कि एलपीजी की किल्लत यहाँ पर हो रही है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं और अगर इलेक्शन ना होता ना यहाँ पर तो 10-20 रुपए भी हो सकता है बढ़ जाते हैं। एंड जब ये इलेक्शन खत्म होगा तो उस चीज के लिए भी रेडी रहना है। लेकिन सरकार आपको इन सब के बारे में नहीं बताएगी, सरकार बताएगी आपको पाकिस्तान और श्रीलंका के बारे में। सिलेंडर के मामले में तो हमारे को यहाँ पर चूना लग ही रहा है और लगने भी वाला इससे बड़ा, लेकिन धुरंधर के मामले में भी हमारे को यहाँ पर चूना ही लग रहा है। एंड आपको ये तो पता चल ही चुका होगा कि धुरंधर में डिमोनेटाइजेशन को जस्टिफाई किया गया है। अब उस चीज को बीजेपी वाले यूज कर रहे हैं अपने ऑफिशियल पेज के ऊपर। मतलब 10 साल से कोई रीजन नहीं मिला डिमोनेटाइजेशन के लिए, अब धुरंधर से इनको रीजन मिल चुका है। बीजेपी ने पोस्ट डाली है, पीएम हैज डिसमेंटल्ड टेररिज्म and its roots time and again, और नीचे बताया गया the reason why 500 and 1000 notes were banned, और पीछे धुरंधर का म्यूजिक लगाया गया इस वीडियो के अंदर। मतलब जिस चीज को लेकर धुरंधर की अपनी भी यहाँ पर मजाक उड़ रही है, उस चीज को बीजेपी यूज कर रही है डिमोनेटाइजेशन को जस्टिफाई करने के लिए। आई थिंक सच में अमित के दिमाग में मालवेयर आ गया है। वैसे अगर आपको लग रहा हो कि राइट विंग काफी ज्यादा यूनाइटेड है धुरंधर को लेकर, तो आपका भ्रम यही तोड़ देना चाहता हूं। रिसेंटली ध्रुव राठी ने एक वीडियो अपलोड करी थी एंड धुरंधर को कॉल आउट किया था। एंड जानते हो उस वीडियो किसने लाइक किया है? विवेक रंजन अग्निहोत्री ने। मतलब वो बंदा जो खुद प्रोपेगेंडा मूवीज बना चुका है, वो धुरंधर को प्रोपेगेंडा बुलाने पे उस वीडियो को लाइक कर रहा है यहाँ पे आकर के। दिस क्लियरली शोज कि मोदी जी की अपनी ही पार्टी के जो लोग हैं वो एक नहीं है, और मोदी जी कह रहे थे एक है तो सेफ है। इनफैक्ट पीक डिटेलिंग भी यहाँ पर एक एक करके एक्सपोज हो रही है, और अब ये पता चला है कि धुरंधर के मेकर्स ने एक पाकिस्तानी सिंगर को 46 लाख रुपए दिए थे। कौन से गाने के लिए?
हवा हवा गाने के लिए। ये गाना एक्चुअली में काफी मूवीज में यूज किया गया, लेकिन इसका जो ओरिजिन था वो पाकिस्तान के अंदर था। पाकिस्तान के एक आर्टिस्ट ने गाना बनाया था एंड उसको 46 लाख रुपए धुरंधर के मेकर्स ने दिए। मतलब फिल्म के अंदर पाकिस्तान को भर भर के गालियां दी जा रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान को फंड करने का काम कर रहा है आदित्य पीक डिटेलिंग धर। और जरा 10 साल रुक जाओ, 10 साल बाद आदित्य पीक डिटेलिंग धर एक मूवी बनाएगा जिसमें जस्टिफाई करके बताएगा कि 10 साल पहले उसने एक पाकिस्तानी सिंगर को 46 लाख रुपए क्यों दिए थे। इसी के साथ स्पीक डिटेलिंग वाली वीडियो को यही खत्म करना चाहता हूं ऑन अ सीरियस नोट। हम धुरंधर के बारे में जितनी भी बात कर लें, धुरंधर जितने भी पैसे कमा ले, लेकिन इससे हमारी कोई प्रॉब्लम यहां पर सॉल्व नहीं होने वाली। एंड इससे ये फैक्ट नहीं बदलने वाला कि धुरंधर एक प्रोपेगेंडा मूवी है जो कि जल्दबाजी में बनाई गई है। इनफैक्ट अब तो एक स्क्रीनशॉट यहां पर ये भी वायरल हो रहा है जहां पर एक फाइट सीन में, जो कि जस्ट आफ्टर इंटरवल था, साइड में आपको शीशे में कैमरामैन नजर आएगा। मतलब जिस आदमी की मार्केटिंग पीक डिटेलिंग से करी जा रही है वो एक कैमरा तक नहीं छुपा पाए एक फ्रेम के अंदर, वो कैसा पीक डिटेलर होगा। इनफैक्ट धुरंधर एक प्रोपेगेंडा मूवी है, ये बात इससे भी क्लियर होती है कि रणवीर सिंह को कोई तारीफ ही नहीं मिल रही। सब जगह यहाँ पर आदित्य धर के बारे में बात करी जा रही है, बट एक्चुअली में जो हीरो है जिसने दोनों मूवीज को पुल ऑफ किया उसके बारे में कोई बात नहीं हो रही। इनफैक्ट उसी रणवीर सिंह को क्रिटिसाइज किया गया था जब उसने अबू धाबी को प्रमोट यहां पर किया था। एक मॉस्क की वीडियो थी जहां पर रणवीर सिंह एंड दीपिका पादुकोण दोनों थे एंड भर करके इसको यहां पर क्रिटिसिज्म मिला था। एंड शायद यही रीजन है कि आज की डेट में इतनी बड़ी मूवी करने के बावजूद भी रणवीर सिंह को इसका ड्यू क्रेडिट नहीं मिल रहा एंड सिर्फ यहां पर आदित्य पीक धर को मार्केट किया जा रहा है। अब इन सब चीजों के बारे में आपका क्या सोचना है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी भड़ास जरूर निकालना। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।